सो गाइस वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। सिक्स्थ लेक्चर के अंदर शुरुआत करते हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन की। समय की बर्बादी ना करते हुए यूनिट 1 हमारी चली है, लेक्चर छठा है, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री क्लास +1। आई होप बाकी सारी की सारी वीडियोज आपने बेहद अच्छे तरीके से देख ली होंगी। तो आज हम लोग पढ़ेंगे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के बारे में। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, सबसे पहली बात क्लास 9 के अंदर हम 2 लॉ के बारे में पढ़ते हैं। अब एक्सटेंड हो जाएंगे, 5 लॉज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद अच्छे लॉज हैं। लॉज का मतलब क्या? जो चीजें फिक्स्ड रहती है। एक केमिकल रिएक्शन के दौरान जो जो चीजें फिक्स्ड रहेंगी, या फिर वो केमिकल रिएक्शन या फिर वो कंपाउंड फॉर्मेशन उन पर्टिकुलर चीजों को, उन पर्टिकुलर लॉज को फॉलो करेगा, उन पर्टिकुलर रूल्स को फॉलो करेगा। वो सारे के सारे रूल्स या फिर लॉज या फिर सिद्धांत, प्रिंसिपल, कुछ भी बोल सकते हो, वो सारे के सारे हम लोग देखेंगे। सो फर्स्ट वन इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। Law of conservation of mass. Then we have the law of constant proportion. Law of constant proportion. Then we have the law of multiple proportion. Multiple proportion. Then we have the law of reciprocal proportions. And the last is Gay-Lussac's law. Gay-Lussac's law of combining volume. Of combining volume. बेहद आसान ये लॉज हैं, बट ये कई बार कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है जब हम इनको इंटरलिंक आपस में कर देते हैं। बट इनको नहीं करना है, एक एक करके आसानी से आराम से पढ़ना है। तो सपोज करो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में पहले पढ़ते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का मतलब हम लोग बचपन से ही पढ़ते आते हैं। मैं मास बोल लूं, मैं मैटर बोल लूं, मैं एनर्जी बोलूं, कुछ भी बोलूं, है ना। इट कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। ना तो बनाई जा सकती है, ना ही खत्म की जा सकती है। इसका मतलब यह है कि मास जो रिएक्टेंट का होगा, मास रिएक्टेंट का जो होगा वो बिल्कुल इक्वल होगा मास ऑफ प्रोडक्ट के। से मैं आपको बोल दूं AgNO3 था और NaCl है, इनको कंबाइन करवाते हैं। कंबाइन करवाने के बाद में आप देखोगे AgCl के प्रेसिपिटेट बनते हैं, बहुत फेमस रिएक्शन है, और NaNO3 बन जाता है। तो जब आप जाओगे इनके मासेस के ऊपर तो आपको पता चलेगा कि इनका जो मास है वो बिल्कुल इक्वल है इनके मास के। कुछ छोटा एग्जांपल आप लेना चाहो तो आप कुछ ऐसा लिख सकते हो, से आपने ये लिखा H2 + O2 टू फॉर्म H2O। केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करेंगे तो यहां पर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहां पर भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसका मास कितना हो गया? 4 हाइड्रोजन मतलब 4 मास। एक ऑक्सीजन का 16, तो 2 ऑक्सीजन का कितना हो गया? 32। इधर भी 4 हाइड्रोजन मतलब 4 मास प्लस 2 ऑक्सीजन तो 32। सो इधर भी 36 और इधर भी 36 ग्राम और मोल इनवर्स के अंदर मास होता है, 1 मोल के हिसाब से। तो मास जो है वो सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ये होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, या फिर मैटर, या फिर एनर्जी, कुछ भी बोला जा सकता है। बचपन से इन बातों को समझ में आता है। ये सारी की सारी बातें आप आसानी से जानते हो। द सेकंड वन इज द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कांस्टेंट। पहले इस बात को आसानी से समझते हैं। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन का मतलब क्या है दोस्तों, कि मान लो H2O है या फिर CO2 है, कुछ भी मान सकते हैं। तो ये 2 एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है ना, 2 एलिमेंट, एक हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन है। अच्छा देखो, मैं बड़ी एक प्यारा एग्जांपल लेता हूं। मान लो मैं बोल दूं 1 बूंद H2O है, मैं बोल दूं 2 बूंद H2O है, मैं बोल दूं कि एक समुद्र भर के H2O, 1000 H2O के मॉलिक्यूल कितने भी हैं। बाय वेट, सबसे पहली बात क्या मैं बात करूंगा बाय वेट की। बाय वेट उनकी जो रेशियो होगी वो फिक्स्ड रहेगी। मान लो इसके अंदर कितने हाइड्रोजन है बेटा? 2 हाइड्रोजन है तो 2 मास। एक ऑक्सीजन का मास 16, इधर 4 हाइड्रोजन का मास 4, 2 ऑक्सीजन का मास 32, 1000 2000 है, सो 2000, और 1000 ऑक्सीजन है तो 16000 यहां पे आ जाएगा। तो हर बार आप देखोगे कि ये 8 पे चलाएगा, ये भी 8 पे, 3 0 से 3 0 कैंसिल, ये भी 8 पे चलेगा। सो एवरी टाइम द रेशियो ऑफ वेट ऑफ दिस 2 elements that forms a compound which is known as water, either CO2,
तो उनकी जो रेशियो है वो फिक्स्ड रहेगी, अलग अलग नहीं होने वाली। एक और एग्जांपल लेते हैं, देखो इससे थोड़ा सा डिफरेंट एग्जांपल लेते हैं। मान लो अगर मैं बोलूं CO2 बना रहा हूं, है ना, मैं इधर बना रहा हूं कार्बन प्लस ऑक्सीजन से CO2, मैं इधर बना रहा हूं CaCO3 के अंदर हीट कर दिया, ये कैल्शियम ऑक्साइड से CO2 बन रहा है। इधर मैं इसी कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर डाल देता हूं HCl, ये बनाएगा कैल्शियम क्लोराइड, वाटर बाहर निकाल लेगा और कार्बन डाइऑक्साइड। हर बार कार्बन डाइऑक्साइड ही प्रोड्यूस हो रही है, मतलब 3 अलग अलग मेथड, और भी बहुत से मेथड हो सकते हैं, 3 अलग अलग मेथड और सभी से कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है। तो क्या ये कार्बन डाइऑक्साइड का जो वेट है वो अलग अलग होगा? बिल्कुल नहीं होगा। CO2 मतलब हमेशा यही रहेगा कि इसका मास जो है वो 8 होगा, इसका मास जो 16 दूनी 32 होगा, ये कैंसल आउट होगा, 4 2 जार 8 एंड 4 8 जार 32 और 2 ये चला जाएगा 4 पे, सो 1:4 के अंदर ऑलवेज, सॉरी इसका 12 होता है ना, 12 होता है कार्बन का, सॉरी तो कार्बन का 12, इसका 32, तो कितना हो गया 4 3 जार 12 एंड 4 जार 32। ऑलवेज वी हैव द रेशियो, वेट की जो रेशियो वो कितनी रहेगी 3:8 रहेगी, कभी चेंज नहीं होने वाली। तो दिस इज द लॉ ऑफ व्हाट, कांस्टेंट प्रोपोर्शन, कि हमेशा जो है वो सेम रहेगा। इसकी स्टेटमेंट अगर आप लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो दैट इन अ प्योर केमिकल कंपाउंड, आप लिख सकते हो इन अ प्योर केमिकल कंपाउंड, मैं लिखवा देता हूं, इन अ प्योर केमिकल कंपाउंड इट ऑलवेज, अ प्योर केमिकल कंपाउंड, अ प्योर केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंटेन सेम एलिमेंट, ऑलवेज कंटेन same elements, always contain same elements combined together in same, combined together in same proportions by weight। तो वेट की जो रेशियो रहेगी 2 डिफरेंट एलिमेंट के जो कि मिलकर एक कंपाउंड बनाने वाले हैं, एक प्योर केमिकल कंपाउंड बनाने वाले हैं, उनकी जो रेशियो रहेगी वो हमेशा क्या रहेगी, फिक्स्ड रहेगी। तो 2 लॉज आपने कर लिए। तीसरे लॉ की तरफ चलते हैं, दूसरा था, तीसरा इज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। स्टेटमेंट कोई खास नहीं है, आप समझने पे ध्यान दीजिए। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, सपोज कीजिए ये मास्टर तो चीटिंग कर रहे हैं, चीटिंग वाली बात नहीं है, आपको डेफिनेशन बुक बाय बुक, सपोज करो हम बोर्ड्स की तैयारी करें, ICSE की तैयारी करें और वहां पे आ जाता है स्टेट कीजिए, तो आपको वो डेफिनेशन लिखनी है जो कि लॉज है, से सूरज जो है वो ईस्ट से वेस्ट में जाएगा, तो उसको उसी लैंग्वेज के अंदर लिखा जाएगा तो ज्यादा बेहतर रहता है, अच्छे मार्क्स मिलते हैं। अदरवाइज कॉम्पिटिटिव के लिए तो आपको याद करने की जरूरत ही नहीं है। सो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या कहता है, देखो मान लो मैं, वो बोलता है कि एक एलिमेंट है, उस एलिमेंट का अगर मैं मास फिक्स्ड कर दूं, मास फिक्स्ड कर दूं, और दूसरे एलिमेंट को, कोई सेकंड एलिमेंट है, उसको जोड़ता चला जाऊं डिफरेंट मास पे और बना दूं डिफरेंट एलिमेंट्स, डिफरेंट कंपाउंड्स बोल दूं, एलिमेंट्स बोल दूं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो वो जो डिफरेंट एलिमेंट्स थे, या सॉरी एक एलिमेंट था जो कि अलग अलग मास से जुड़ रहा था, उसकी जो रेशियो होगी वो बिल्कुल फिक्स्ड होगी। इस बात को समझते हैं, 2 मिनट ध्यान दीजिए। मान लो मैं एक एलिमेंट नाइट्रोजन कह रहा हूं, मैं बोल रहा हूं नाइट्रोजन फिक्स्ड है, इधर से रेशियो फिक्स्ड मैं बता रहा हूं, से ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को मैं मल्टीपल लेता चला जाऊंगा, नाइट्रोजन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ऑक्सीजन, मैं कर क्या रहा हूं, डिफरेंट कंपाउंड बना रहा हूं, एक का मार्क्स मैं फिक्स रखूंगा, से मैंने हर बार मिनिमम जो फिक्स्ड मास है वो 14 रखा है, 14 से मैं पहले बना रहा हूं N2O, फिर मैं बना रहा हूं NO, फिर मैं बना रहा हूं N2O3, फिर मैं बना रहा हूं N2O4, फिर मैं बना रहा हूं N2O5, कुछ भी हो सकता है, डिफरेंट कंपाउंड्स है यार। तो इसके लिए कितने, 2 ऑक्सीजन लगेंगे, 2 नाइट्रोजन लगेंगे, 1 ऑक्सीजन, 1 नाइट्रोजन 1 ऑक्सीजन, 2 नाइट्रोजन 3 ऑक्सीजन, 1, अच्छा यहां पे 3 लिख लो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा फिर उसके बाद में 2 नाइट्रोजन 4 ऑक्सीजन, उसके बाद में या फिर 2O2 डाल दो, इसको 2O2 बैलेंस करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, नेसेंट ऑक्सीजन होगी या फिर आपको फिर फ्रैक्शन में लिखना पड़ेगा इसे। तो जब पी ब्लॉक करेंगे या फिर पी ब्लॉक मैंने करवा रखे, पीछे जाके तुम देख सकते हो, तो वहां पे जाके इंडेक्शन को अच्छे से देख लेंगे। मैं सिर्फ अभी इतना समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जब मैं इनको ऐड करूंगा और ये कंपाउंड बनाऊंगा तो ऑक्सीजन की जो रेशियो होगी इसके लिए मिनिमम कितनी लगने वाली है, 8 लगने वाली है, 8 और 8 16, मतलब बाय मास 16 लगने वाली है। इसके लिए बाय मास, अच्छा इसके लिए 8 लगी ना, 1 ऑक्सीजन लगी है, 8 लगेगी। इसके लिए कितनी ऑक्सीजन लगेगी, इसके लिए 16 ऑक्सीजन लगेगी। जब मैं बैलेंस करूंगा इसको तो इसके लिए 14 और इसके लिए 1 ऑक्सीजन का मास 16, इसके लिए 2 नाइट्रोजन थे ना, मतलब 2 नाइट्रोजन के लिए एक आधी ऑक्सीजन लगी है, इसलिए मास मैंने 8 लिया है। इसके लिए 32 लगेगी, 3 ऑक्सीजन, इसके लिए फिर से 4 ऑक्सीजन होगी, सो यहां पर कितनी लगेगी,
40 के बाद में फिर 48। तो इस टाइप से ऑक्सीजन लगती हुई चली जाएगी। मतलब क्या कि अगर मैं इनका रेशियो निकालूंगा 8, 16, 32, 40, 48 कुछ भी, तो वो सारा का सारा क्या बनेगा? अच्छा यहां पे 24 आएगा ना, 8 3 24, यहां पे 32 एंड दिस विल बी 40। तो जो रेशियो बनेगी वो क्या बनेगी? 8 रेशियो, 16 रेशियो, 24 रेशियो, 32 रेशियो, 40। So ratio will be 1 ratio 2 ratio 3 ratio 5 4 ratio 5. So this ratio will always be fixed. अगर मैं एक मास को फिक्स रखता हूं, उसका दूसरा एलिमेंट मैं कंबाइन कर रहा हूं बट ऑफ डिफरेंट मासेस, मींस मैं कंपाउंड ही डिफरेंट बना रहा हूं, तो उस केस में जो ये डिफरेंट मास वाले मैंने एलिमेंट लिया है उसकी जो रेशियो रहेगी वो बिल्कुल इक्वल रहने वाली है, फिक्स्ड रहने वाली है, या फिर एक सिंपल होल नंबर के अंदर रहने वाली है। तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन के अंदर आपको यह बात बेहद अच्छे से क्लियर हो जानी चाहिए। एक बार इसकी स्टेटमेंट लिख लेते हैं ताकि जो कि तैयारी कर रहे हैं हमारे रिटन एग्जाम्स के लिए, उनके लिए वो बात क्लियर हो जाए। सो मैं यहां पे लिखने वाला हूं व्हेन टू एलिमेंट कंबाइन टू फॉर्म, व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म different compounds, the masses of one of the element, the masses of one of the elements, the masses of one of the element which combine with a fixed mass, या फिर which combine with another element of fixed mass, are in definite proportion, या फिर रेशियो ऑफ होल नंबर, कुछ भी लिखा जा सकता है। तो ये जो बेटा ये जो कहानी है मल्टीपल प्रोपोर्शंस की, ये यहां पर क्लियर हो जाएगी। देन वी हैव द लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। देखो हर एक लॉ की अपनी कहानी है, तो इसको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करना है। अच्छा अगर ये जल्दी रब हो गया तो जाकर 2 मिनट रोक के बना ले, हम लोग समय वेस्ट नहीं करते, क्योंकि फोर्थ इज लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, ये अक्सर समझ में नहीं आता, इसको ध्यान से देखना। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन का मतलब क्या है कि लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन का मतलब क्या है दोस्तों, कि अगर मैं आपको यह बोलता हूं कि मेरे पास H2O है, मेरे पास 3 एलिमेंट ले लिए मैंने, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर के अंदर क्या डिफरेंसेस हैं कि अगर मैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जोड़ दूं से वाटर बन गया, मैं हाइड्रोजन और सल्फर को जोड़ दूं से वो हाइड्रोजन सल्फाइड बन गया, और मैं सल्फर और ऑक्सीजन को जोड़ दूं मतलब सल्फर डाइऑक्साइड बन गया। मतलब एक एलिमेंट को मैं 2 अलग अलग एलिमेंट से जोड़ रहा हूं, तो मेरे पास जब इन दोनों एलिमेंट की मैं रेशियो निकालूंगा तो वो रेशियो भी क्या आएगी? सेम आएगी, बाय वेट। सारी की सारी कहानी किस पे है? बाय वेट पे। मान लो मैं H2O बनाता, H2O की बाय मास आती कितनी? 2:16 मतलब 1:8 आती। मैं उसके बाद बना रहा हूं H2S बना रहा हूं, H2S की कितनी आती? 2:32। सो इट विल बी 1:16। अब मैं इन दोनों की करता हूं, देखना से मैंने लिखा 8:16, या फिर इन दोनों को डिवाइड भी कर सकता हूं ऐसे, 1:8 था, इधर 1 इधर 16, इट विल कम आउट टू बी 2:1। ये आएगा 2:1, ये 16 उधर, ये 2 से गया और ये 2 उधर चला गया, सो इट विल बी 2:1। और अगर मैं फिर निकालता हूं SO2, SO2 इज 32 एंड ऑक्सीजन इज अगेन 32, सो इट विल बी 1:1। मैं इन दोनों की भी निकालता हूं ना, मान लो इन दोनों की निकाली, सो इट विल बी व्हाट? इन दोनों की निकालो 2:1 बाय 1:1, फिर से डिवाइड करूंगा, इट विल अगेन 2:1, ये दोबारा से फिर 2:1 देगा। मतलब मेरी जो रेशियो रहने वाली है बेटा वो क्या रहने वाली है? बिल्कुल फिक्स्ड रहने वाली है। आपको इस बारे में घबराने की जरूरत नहीं है कि कौन सी रेशियो जो है वो फिक्स्ड रहेगी, हमेशा यही रेशियो क्या रहने वाली है? फिक्स्ड रहने वाली है। तो इस कहानी को आपको क्लियर करके रखना है कि आपकी जो वैल्यू होगी वो बिल्कुल 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 क्या रहने वाली है? सेम रहने वाली है। रेशियो जो है बिल्कुल सेम रहने वाली है। इसकी भी स्टेटमेंट लिख लेते हैं एक दफा। ऐसे ही अगर मान लो मैं SO3 भी ले लूं तो उसकी भी बिल्कुल सेम आएगी।
एक 2:1 आई थी। SO3 लूं तो SO3 में जुड़ा 32:48, 16 तो ये चलेगा 16, 24, 8 2 16, 2:3 पे चला गया। सो 2:1 को अगर मैं डिवाइड करूं 2:3 से, सो इट विल ऑलवेज गिव व्हाट, देखना 2 से 2 कैंसिल, इट विल 1:3 या फिर 3:1 भी बोला जा सकता है अगर मैं इधर उधर कर लूं। तो रेशियो जो हमेशा फिक्स्ड रहने वाली है अलग अलग कंपाउंड की, तो SO3 के साथ में हमेशा क्या मिलेगा, 3:1 मिलेगा। जरा स्टेटमेंट लिखते हैं इसकी। तो स्टेटमेंट कहती है व्हेन टू डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन सेपरेटली, व्हेन टू डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन सेपरेटली, जब दो डिफरेंट एलिमेंट को मैं सेपरेटली कंबाइन करूंगा विद अ फिक्स्ड मास ऑफ अ थर्ड एलिमेंट, विद अ फिक्स्ड मास ऑफ अ थर्ड एलिमेंट, with a fixed mass of third element, the ratio in which the do so will be the same, the do so will be the same। इतनी इंग्लिश याद ही नहीं होती। will be the same or some simple multiple, वो इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड वाला सिस्टम बहुत अच्छा चला हुआ। सम सिंपल मल्टीपल ऑफ रेशियो इन विच द कंबाइन विद ईच अदर, इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड हो असा यहाँ पे डेफिनेशन पहले से पीपीटी तैयार करके रखते हैं, ये जस्ट अंडरलाइन करवाया, ये स्किप मारी और काम खत्म। तो काफ़ी चीज़ें लगती हैं जब चीज़ें जो हैं आसानी से बढ़िया प्रेजेंट करनी हो, बढ़िया दिखानी हो, अच्छे से चीज़ें पढ़नी हो। सो दिस इज द फोर्थ लॉ, दैट इज द लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, जो आपने पढ़ा बहुत हद तक आपको क्लियर होगा आई थिंक। सो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है वैसे वैसे इजीनेस बढ़ रही है, भले ही वो पढ़ाने के मेथड हो, ये ट्रेडिशनल मेथड है जिस मेथड से हम लोग पढ़ रहे हैं। उसके अलावा अगर देखो पीपीटी से पढ़ाने का, इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड से पढ़ाने का एक छोटा सा नुकसान जो मुझे लगता है कि बच्चे को उतना समय नहीं मिल पाता उस कॉन्सेप्ट को देने के लिए जितना समय उसको एक्चुअली में मिलना चाहिए। मतलब हम लोग हर चीज़ फास्ट किए जा रहे हैं, उससे समय तो कम हो रहा है। बट अगर बीइंग आप इन चीज़ों को नया सीख रहे हो, हम तो समझ जाएंगे, बट बीइंग आप इन चीज़ों को नया सीख रहे हो तो आपको क्या चाहिए कि वो चीज़ें लाइन बाय लाइन, स्टेप बाय स्टेप आए, है ना। ऐसा ना हो कि एकदम से ला के रख दिया यहाँ पर फिर अंडरलाइन किए जाओ ऐसे ऐसे करके, बस यहाँ से 2 निकाल दिया, यहाँ से 4 निकाल दिया, यहाँ से 6 निकाल दिया, तो वो थोड़ा सा कंबाइन स्ट्रक्चर बना दिया। यहाँ पे नहीं आते भाई स्ट्रक्चर, जब तक मेरे को स्ट्रक्चर बनाना नहीं आएगा CO2 का तो मैं उन बातों को नहीं समझ सकता कि ये लीनियर स्ट्रक्चर है। मैं बता सकता हूं यहाँ पे लोन पेयर नहीं है, लोन पेयर नहीं है तो ये रिपल्शन नहीं करेंगे तो CO2 का स्ट्रक्चर लीनियर बनेगा। तो जो चीज ट्रेडिशनली होनी चाहिए वो मेरे अकॉर्डिंग ट्रेडिशनल ही होनी चाहिए, वो काफी अच्छा रहता है। क्या लास्ट लॉ पढ़ते हैं, गेल-लुसैक लॉ ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम कंबाइनिंग वॉल्यूम, फिफ्थ लॉ ऑफ गेल-लुसैक लॉ ऑफ Gay-Lussac's law of combining volume। तो Gay-Lussac लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम क्या कहता है हमें, हमें यह बोलता है कि मान लो मैं हाइड्रोजन ले और ऑक्सीजन लूं, मैं बोलता हूं मैंने इसकी एक वॉल्यूम ली, इसकी 2 वॉल्यूम ले लो, इसकी 1 वॉल्यूम ले लो, या फिर Cl ले लो, चलो 2 मिनट के लिए, Cl2 H2 + Cl2 ये बनाता है 2HCl, है ना, बैलेंस करके बना लेते हैं। मैं कह रहा हूं मैं इसकी 1 वॉल्यूम ले रहा हूं, इसकी भी 1 वॉल्यूम ले रहा हूं और बना रहा हूं इसकी 2 वॉल्यूम, तो इनकी जो वॉल्यूम रहेगी वो फिक्स्ड रहेगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं थोड़ा सा और इसको अपवर्ड करूं, मैं ऐसा बोल दूं कि मैंने यहां पे लिया 2H2O, इधर लिया Cl2, तो क्या ये HCl जो बनाएगा क्या वो ज्यादा बनाएगा? मैं बोल रहा हूं इसकी 2 वॉल्यूम लेता हूं, इसकी 1 वॉल्यूम लेता हूं, क्या ये 3 वॉल्यूम होगी? नहीं, इसकी जो वॉल्यूम बनेगी 2 ही बनेगी, क्योंकि बैलेंसिंग के दौरान भी हम ये बात सीखते हैं ना, ऑटोमेटिकली जो नंबर ऑफ मोल्स रहेंगे एट लास्ट प्रोडक्ट में वो सेम रहेंगे, अलग नहीं हो सकते। तो इसकी जो वॉल्यूम है वो फिक्स्ड रहेगी, 2 ही बनेगी, तो 2 ही बननी चाहिए। तो यहां पे 2 आएगा और ये 1 रहेंगे। भले मैं लिख दूं यहां पर इसके 2 वॉल्यूम एक्स्ट्रा ले ली। फॉर एग्जाम्पल अपन इस बात से समझ सकते हैं कि मेरे पास यहां पर 1 गिलास पानी था, इस 1 गिलास पानी के अंदर मैंने 1 चम्मच चीनी डाल दी, और क्योंकि मुझे जो भी मेरे गेस्ट आए थे उसने बोला था जो मेरे पास पानी है उसके अंदर जो चीनी डाल रहे हैं, चाय के अंदर चीनी डाल रहे हैं, मुझे 1 ही चीनी चाहिए, इतना ही मीठा पीना है। अगर आप इसके अंदर 2 चीनी डाल दोगे
तो उसका टेस्ट बिगड़ जाएगा, 2 चीनी वाला, वो पिएगा ही नहीं, कर मैं नहीं पी रहा इसे। तो HCl की प्रोडक्शन के लिए 2 मोल चाहिए, तो 2 ही मोल लगेंगे, भले मैं यहां पर कितने भी हाइड्रोजन दूं, एक जो हाइड्रोजन होगी वो अल्टीमेटली सॉल्यूशन के अंदर लेफ्ट रह जाएगी, वो नहीं जुड़ने वाली। ये बोला किसने? गेल-लुसाक ने, इसलिए इसका नाम क्या है, और वॉल्यूम के कंटेक्स्ट में इसका नाम था, इसलिए इसका नाम है गेल-लुसाक लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम। जरा इस बात की स्टेटमेंट लिखते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। इसका मतलब क्या है? व्हेन गैसेस रिएक्ट टुगेदर, या फिर व्हेन गैसेस आर प्रोड्यूस्ड, व्हेन गैसेस आर प्रोड्यूस्ड, they do so in a simple ratio, they do so in a simple ratio, they do so in a simple ratio by volume to one another, by volume to one another, by volume to one another, and to the volume of product, and to the volume of products, and to the volume of products, provided all gases, provided all gases। बस कंडीशन ये है कि टेम्परेचर सेम रहना चाहिए, एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन। प्रेशर और टेम्परेचर की कोई कंडीशन जो है वो अलग नहीं होनी चाहिए। तो 5 लॉ हमने पढ़े, कौन कौन से? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, एंड लास्ट इज द गेल-लुसाक लॉ ऑफ व्हाट? गेल-लुसाक लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम। तो ये 5 लॉ, और हमारा जो चैप्टर है इसके सिर्फ एक ही पार्ट रहता है, दैट इज डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, जो कि अगले चैप्टर के अंदर हम लोग कंप्लीट कर देंगे, है ना। आई होप आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं। अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो अच्छे से पढ़े, दोबारा देखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।